नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। राजेश्वर सिंह को बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी ने टिकट थमा दिया, जबकि इस सीट से योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह भी टिकट मांग रहे थे। इससे पता चलता है कि राजेश्वर सिंह की बीजेपी में अच्छी खासी पकड़ है। बता दें, ईडी में डेपुटेशन पर आने से पहले राजेश्वर 10 साल तक यूपी पुलिस की सेवा में रहे और ईडी में 14 साल गुजारे। अभी उनकी सर्विस में 11 साल बाकी थे। राजेश्वर सिंह जिन महत्वपूर्ण जांच से जुड़े रहे हैं उनमें 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, आम्रपाली घोटाला, नोएडा पूंजी योजना घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला आदि हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि रिवर फ्रंट घोटाले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घसीटने की कोशिश की गई थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार रात को जारी की गई लिस्ट में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया है। अपर्णा यादव कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई थी और माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें लखनऊ कैंट सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अपर्णा यादव के खिलाफ रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को भी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है, जबकि ईडी के पूर्व अफसर राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया गया है। राज्य सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह इस सीट से टिकट मांग रहे थे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर के फाजिल नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले 2017 में वे पडरौना से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार सपा ने उनको पडरौना से नहीं उतारा है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस से बीजेपी में आए RPN सिंह से पडरौना में उनका आमना सामना हो सकता है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें फाजिल नगर से उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी द्वारा RLD प्रमुख को दिए गए ऑफर को लेकर जयंत चौधरी ने एक बार फिर पलटवार किया है। जयंत ने मथुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हेमा मालिनी नहीं बनना चाहता हूं, मुझे खुश करके आपको क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन 700 किसान परिवारों के लिए क्या किया, आखिर क्यों अजय मिश्रा टेनी मंत्री बने हुए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन किया है, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा गया कि जयंत के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। शिवसेना ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का फेडरेशन बनाने की मांग उठाई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। इस पर हमारा काम कुछ महीनों से चल रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठें, उनका एक फेडरेशन बने और 2024 में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बजट की बारीकियां समझाईं। बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था। ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, केंद्र सरकार ने कोई लोक लुभावन बजट पेश नहीं किया है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बजट समझाने की जिम्मेदारी संभाली। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की MSP किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी करोड़ों रुपए किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी युवाओं के सपनों को समझती है और इस बजट में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री के भाषण को वर्चुअल माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं ने सुना। कर्नाटक के उडुपी शहर में लड़कियों के हिजाब का मसला अभी सुलझा नहीं है। यहाँ पर दिसंबर से ही इस मुद्दे पर हिजाब वाली छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने हिजाब पर बैन लगाए जाने के खिलाफ क्लासेस का बहिष्कार कर रखा है। कल यानी मंगलवार को हिजाब पहनकर 6 छात्राओं ने क्लास में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कॉलेज में घुसने से रोक दिया गया। सोमवार को उडुपी के गवर्नमेंट PU कॉलेज फॉर गर्ल्स ने विरोध करने वाली छात्राओं को हिजाब के साथ आने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज पर पुलिस भी तैनात करा रखी थी। छात्राओं ने मीडिया को बताया कि हमसे कहा गया कि हम हिजाब हटाकर ही क्लासेस में प्रवेश कर सकते हैं। हिजाब को लेकर चल रहे विवाद में छात्राओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट, जो कॉलेज समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने उन्हें धमकी दी है कि वे क्लास में घुसकर दिखाएं। भट्ट ने छात्राओं पर विरोध प्रदर्शन के जरिए कॉलेज का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि परीक्षा नजदीक है, किसी को अराजकता पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कॉलेज की हिजाब वाली छात्राओं ने विश्व हिजाब दिवस के मौके पर शहर में आयोजित एक संगोष्ठी में भी भाग लिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने छात्रों के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि उनका आग्रह है कि रेलवे ग्रुप डी की एक ही परीक्षा कराई जाए। पहले एक परीक्षा कराने का ऐलान किया गया था, लेकिन अचानक से दूसरी परीक्षा कराने का फैसला कर लिया गया। ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप डी के लिए परीक्षा है, किसी IAS PCS के लिए नहीं। सुशील मोदी ने इसके साथ ही NTPC के रिजल्ट को लेकर कहा कि 35,000 सीट हैं, इसमें 3.5 लाख रिजल्ट और घोषित किए जाने चाहिए। एक छात्र एक रिजल्ट, एक छात्र का 3 जगह नाम है, इसलिए जो 7 लाख का रिजल्ट घोषित किया गया है वो दरअसल 3.5 लाख का है। सुशील मोदी ने कहा कि मेरा आग्रह है कि कमेटी की सिफारिशों का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही छात्रों की मांगें मान लेनी चाहिए। बिहार विधान परिषद के चुनाव में जैसी तकरार सरकार चला रही NDA के अंदर है, वैसे ही विपक्षी महागठबंधन में भी है। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में जहां बीजेपी और जेडीयू ने अपने सहयोगियों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP को कोई सीट नहीं दी है, उसी तरह RJD ने भी कांग्रेस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी है। RJD ने कहा कि वो सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। NDA में हुए सीट बंटवारे में जेडीयू को 11 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 13। बीजेपी अपने कोटे में से 1 सीट केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को देगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।